Welcome student at the group of 9th class ready to read senior secondary school। हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में देखा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट चेंज। स्टेट चेंज पर क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का। अब हम इस टॉपिक में देखेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्टेट चेंज। सबसे पहले हम सॉलिड में देखेंगे। सॉलिड नॉन कंप्रेसिबल होता है। इसका मतलब कि सॉलिड को कंप्रेस करने के बाद उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, उनमें अट्रैक्शन फोर्स भी ज़्यादा होता है, और अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है। उसको हम कंप्रेस करेंगे तो ये पार्टिकल्स और ज़्यादा पास नहीं आ सकते, इसलिए ये नॉन कंप्रेसिबल होता है। हाँ, ये हो सकता है कि कंप्रेस करने के बाद इसकी शेप चेंज हो जाए। अब आप कहोगे स्पंज में तो मैम कंप्रेस किया जा सकता है। स्पंज में इसलिए किया जा सकता है बच्चों क्योंकि उसमें एयर स्पेसेस होते हैं। जब हम इसको कंप्रेस करते हैं, प्रेस करते हैं, तो उससे उसकी वजह से क्या होता है, जो एयर है वो बाहर निकल जाती है, और एयर बाहर निकलने की वजह से वो कंप्रेस हो जाता है। तो सॉलिड नॉन कंप्रेसिबल होता है। लिक्विड भी नॉन कंप्रेसिबल होता है। वो क्यों होता है कि उसके बीच में भी जो स्पेसेस होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि वो पास पास लाए जा सके। लिक्विड इसलिए क्या हो सकते हैं, लिक्विड इज ऑल्सो नॉन कंप्रेसिबल। एंड फिर आता है आपका गैस। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें हम कह सकते हैं कि जो अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम क्या है कि जितनी जगह कोई गैस कवर कर रही है उससे कम जगह कवर करेगी। अब कवर कम कैसे करेगी? आप जानते हो कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो गैसेस के, उनके अंदर एक कैपेसिटी होती है, वो किसी भी कंटेनर को फिल कर सकते हैं। क्यों कंटेनर को फिल कर सकते हैं? क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि ये तुरंत ही पूरे कंटेनर में फैल जाते हैं। इसलिए वी कैन से गैस फेज कैन फिल कंप्लीटली ए कंटेनर। जो गैस फेज है वो किसी भी कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर सकती है, चाहे वो कितनी भी कम हो। वो क्यों? क्योंकि फैल जाती है। तो अब इसमें क्या हुआ, अगर हमने इसको कंप्रेस करने के लिए एक ब्लॉक लगा दिया है, उसमें पार्टिकल्स है, अगर हम इनको नीचे की साइड प्रेस कर रहे हैं तो ये पार्टिकल्स पास पास आएंगे, और जितना प्रेस करेंगे इतना पास पास आते जाएंगे, और ये क्या होगा, एक फेज ऐसी आएगी कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो इतने पास पास आ जाएंगे कि जितने कि लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कंप्रेस करने पर जो गैस फेज है उसे हम लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल आप पहले भी कई बार सुन चुके हो, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सब इसी के एग्जांपल है। तो हम कह सकते हैं कि अगर प्रेशर को बढ़ाते हैं तो गैस का वॉल्यूम चेंज किया जा सकता है। तो वी कैन से गैस इज हाईली कंप्रेसिबल। जो गैस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। ये डिफरेंस हो गया, सॉलिड में समझ में आ गया, लिक्विड में समझ में आ गया आपको, और गैस में भी मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि सॉलिड लिक्विड नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, गैस हाईली कंप्रेसिबल होती है। रीजन क्या है कि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो उसको क्या होगा, अगर हम कंप्रेस करते हैं तो पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं, और इस वजह से ये हम कह सकते हैं कि गैस इज हाईली कंप्रेसिबल। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? अब वेपोराइजेशन भी आपने पढ़ा था। वेपोराइजेशन क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट पर कोई भी गैस, कोई भी लिक्विड एक अपनी स्टेट चेंज करना शुरू कर देता है एक किसी प्रोसेस के द्वारा। वो प्रोसेस कहलाएगा वेपोराइजेशन। एट द बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड स्टेट चेंज इनटू द गैसियस फेज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। ये तो बात हुई बॉइलिंग पॉइंट पर। इवेपोरेशन भी बॉइलिंग पॉइंट जैसा ही है, बस अंतर इतना है कि यहाँ बॉइलिंग पॉइंट नहीं आता है। यहाँ पर क्या होता है, हर टेम्परेचर पर इवेपोरेशन होता है। जैसे हमने मान लीजिए कि हमने पानी का ग्लास लिया और किसी खुली छत पर फैला दिया, आप घंटे 2 घंटे बाद जाके देखोगे वो पानी छत से सूख जाता है। अब वहाँ तो बॉइलिंग पॉइंट मिल नहीं रहा है, लेकिन हुआ क्या कि उसी टेम्परेचर पर जब वाटर के मॉलिक्यूल्स एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आए तो वो अपने सरफेस से इवेपोरेट हो गए, और इवेपोरेट होकर एनवायरनमेंट में चले गए। तो ये प्रोसेस कहलाता है इवेपोरेशन।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या है। वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन में डिफरेंस इतना ही है बच्चों कि यहाँ पर वेपोराइजेशन तो बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर होता है, जबकि इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर होता है, मतलब प्रत्येक टेम्परेचर पर इवेपोरेशन होता है। तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस ड्यू टू एस्केपिंग ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस से लिक्विड के पार्टिकल्स का वेपोराइजेशन हो जाना है एनवायरनमेंट में, ये क्या कहलाएगा आपका इवेपोरेशन कहलाएगा, और ये सारे टेम्परेचर पर होता है। इवेपोरेशन टेक प्लेस ओनली एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। इवेपोरेशन लिक्विड की सरफेस पर होता है और हर टेम्परेचर पर ये हो जाता है। एंड अब इसका है कि इवेपोरेशन पर कौन कौन से फैक्टर हैं जिनका इफेक्ट पड़ता है, मतलब विच फैक्टर्स अफेक्ट द इवेपोरेशन। तो यहाँ हम 4 फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड वेट। टेम्परेचर आप जानते हो कि टेम्परेचर क्या होता है, सरफेस एरिया शायद पहली बार पढ़ रहे हो, ह्यूमिडिटी के बारे में सुना होगा कि हमारे एनवायरनमेंट में कितना मॉइस्चर है, वो ह्यूमिडिटी बताती है। फिर आता है आपका विंड, कि विंड हवा का क्या फर्क पड़ता है इवेपोरेशन पर। तो आप जानते हो कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीजेस, इवेपोरेशन इंक्रीजेस। टेम्परेचर डिक्रीजेस, इवेपोरेशन डिक्रीजेस। हम कह रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो इवेपोरेशन भी डिक्रीज हो रहा है। तो हम इसको दूसरी फॉर्म में कह सकते हैं, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। दैट मीन्स अगर टेम्परेचर के साथ जो भी होगा वही इवेपोरेशन के साथ भी होगा। समझ में आ रही है कि दोनों आपस में एक दूसरे में क्या है, रिलेटेड है। और कैसे रिलेटेड है कि जो इफेक्ट इसका होगा वही इसका होगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, इवेपोरेशन इंक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस, इवेपोरेशन डिक्रीजेस। अब होता क्या है, जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये मान लीजिए सुबह का मौसम है, अगर हमने पानी फैला दिया तो सन का गर्मी ज़्यादा तेज नहीं रहता उस टाइम पर, तो क्या होता है, इवेपोरेशन धीरे धीरे होता है। अब सन का लाइट तेज पड़ने लगा तो क्या होगा, ये हीट बढ़ने लगा, और हीट बढ़ने लगा तो जो वाटर मॉलिक्यूल है जो हमने फर्श पर फैलाए हुए हैं, ये क्या होगा, इसका इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत तेजी से होगा और थोड़ी देर में सूख जाएगी। आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में जब हम फर्श साफ करते हैं तो फर्श तुरंत सूख जाता है, लेकिन सर्दियों में फर्श को हम सिर्फ साफ वाटर से क्लीन किया जाता है। अगर हमारे फ्लोर को क्लीन किया जाए तो उसको सूखने में टाइम लग लेता है। हम कभी कभी उसको सूखने के लिए फैन भी ऑन कर देते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ इवेपोरेशन की रेट कम है, तो हम सोचते हैं फैन ऑन हो जाएगा तो ये तुरंत सूख जाएगा। क्योंकि यहाँ आपका असर हो गया सर्दियों वाला विंड का, कि हमने विंड हवा एयर इंक्रीज की, विंड इंक्रीज की तो सूख गया। लेकिन गर्मियों में ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको तुरंत वो क्या होता है कि जो हमारा फ्लोर है वो ड्राई अप हो जाता है। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी मतलब कैपेसिटी ऑफ मोशन इंक्रीज हो गया, कैपेसिटी ऑफ मोशन इंक्रीज हो गया तो ये पार्टिकल अपने यहाँ से बच के निकलेंगे, तुरंत निकलते हुए जाएंगे और एनवायरनमेंट में फैल जाएंगे। समझ में आ रहा है, मतलब भागेंगे एक दूसरे से कुल मिला के और दूर दूर फैल जाएंगे, और दूर दूर फैल जाएंगे तो क्या होगा, जब कोई चीज़ पास नहीं है तो क्या होगी, फ्रेंडशिप कम हो गई ना। फ्रेंडशिप कम होने का मतलब क्या हुआ, अट्रैक्शन कम हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो इवेपोरेशन तो अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी तरह से आपका है सरफेस एरिया। दूसरा इफेक्ट सरफेस एरिया क्या है कि कितनी जगह पर जो लिक्विड है वो फैला हुआ है, उसने कितना एरिया कवर किया हुआ है, उसका फर्क पड़ता है। तो क्या होता है बच्चों, सरफेस एरिया जब इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। अब ये कैसे बढ़ता है, देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक ग्लास ले लिया और विच इज फुल ऑफ वाटर। देखिए वाटर से क्या है, कम्प्लीटली फुल है। या इस ग्लास का पानी हमने क्या किया, इस फ्लोर पर फैला दिया, छत पर फैला दिया, पूरी छत पर फैला दिया ना। अब क्या किया कि अब इस ग्लास में हमने एक ग्लास पानी और ले लिया, अब दोनों को बाहर छत पर रख दिया, देखते कौन सा पहले सूखेगा। आप ही बताओ कौन सा सूखेगा। यहाँ आप कह दोगे मैम तुरंत से कि ये तो छत वाला सूखेगा। अरे क्यों सूखेगा छत वाला, पानी तो बराबर था ना, छत पे भी हमने एक ग्लास फैलाया और एक ही ग्लास भर के छत पर रखा है हमने। वो इसलिए क्योंकि जो एनवायरनमेंट है हमारा, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में केवल इतना सा सरफेस आ रहा है,
तो इससे जितने वाटर मॉलिक्यूल एस्केप हो पाएंगे वो क्या हो गया, वेपर बन जाएगा। लेकिन छत का इतना बड़ा एरिया और ये पानी ग्लास जहाँ तक जाएगा वो एरिया किसके कांटेक्ट में, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एस्केप आउट हो जाएंगे इन द एनवायरनमेंट। और अगर एस्केप आउट हो जाएंगे तो तुरंत सूख जाएगा, ड्राई अप हो जाएगा। और ये क्या बता रहा है आपको कि सरफेस एरिया हमने इंक्रीज किया तो क्या हुआ कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये कि सरफेस। इसके कुछ एग्जाम्पल्स और भी, और आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में जब बारिश आती है तेजी से, तो बारिश के चले जाने के बाद आपने देखा होगा कि जो रोड्स हैं, रोड्स पे भी पानी पड़ता है, लेकिन रोड्स पर जो छोटे छोटे से पिट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, उनमें भी पानी भर जाता है। दोनों रोड्स पर गड्ढे तो होते ही हैं, इतने स्मूथ रोड है भी नहीं, तो उनमें गड्ढों में भी पानी भरता है। तो आपने देखा होगा रोड तो तुरंत सूख जाती है थोड़ी देर बाद बारिश के बाद, लेकिन उन गड्ढों में पानी भरा रह जाता है। गड्ढों में पानी क्यों भरा रहेगा, हमने क्या किया, ये तो रोड है, ये छोटा सा गड्ढा, फिर ये रोड है, फिर छोटा सा गड्ढा, ये इसमें जितना भी अब ये पानी आया ये तो तुरंत ड्राई अप हो गया, लेकिन इसमें जो पानी है इसका केवल इतना एरिया एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में, बाकी एरिया जो हमारा कैसा है, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, वो धीरे धीरे सूखेगा। जैसे जैसे एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता जाएगा वैसे वैसे एस्केप आउट वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि बारिश के दिनों में सड़क तुरंत सूख जाती है, गड्ढे नहीं सूखते। क्यों नहीं सूखते, वो इसीलिए नहीं सूखते हैं बच्चों, क्योंकि जो उनका surface area which is exposed to our environment is small in comparison to road के कंपेरिजन में जो पिट्स का एरिया है वो स्मॉल है, इसलिए वो नहीं सूखते हैं। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लो, आपके घर में मम्मी लोग कपड़े धोते ही होंगे आपके, तो आपने देखा होगा, तो वो कपड़े धोने के बाद क्या करते हैं, कपड़ों को फैला फैला के जो आपकी लॉन्ड्री लाइन्स है या वायर्स हैं उन्हें फैला के डाला जाता है। क्यों फैला के डाला जाता है भाई, उसको हमने जब इसको स्क्विच कर दिया, स्क्विच को ऐसे ही क्यों नहीं रख दिया, वो इसलिए बच्चों के फैलाने के बाद जो हमारा कपड़ा है, जो हमारी क्लॉथ्स हैं, वो फैलाने के बाद, स्प्रेड होने के बाद पूरा जो एरिया है क्लॉथ का वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ गया और हमारे कपड़े तुरंत ड्राई अप हो गए। और अगर उन्हीं कपड़ों को आप स्क्विच करके डायरेक्ट सन के हीट में रख दो तो क्या होगा, ऊपर ऊपर से सूख जाएगा, जितना एरिया जाएगा और अंदर का गीला रह जाएगा, तो वो ज़्यादा टाइम सूख तो जाएगा ही लेकिन टाइम ज़्यादा देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो क्या होगा बच्चों, इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया कम हुआ तो इवेपोरेशन भी कम हो जाएगा। अब आपके नेक्स्ट दो टॉपिक आते हैं, ह्यूमिडिटी एंड विंड। ये दोनों टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जितना आपको कराया गया इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी एंड विंड ऑन द इवेपोरेशन लेके आऊँगी।